नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 35 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को देख लीजिए, श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा तो नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। जिस प्रकार से 11 का संबंध 265 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 20 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा तो वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। राज्य, जिला और कॉलोनी का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों कुछ इसी प्रकार के 16 इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखेंगे और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 16 दिया गया है, 16 के आगे आपका 33 दिया गया है, 33 के आगे आपका 100 दिया गया है, 100 के आगे आपका 401 है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 16 से आपका 33 है। अगर हम लोग 16 गुना 2 करते हैं तो 32 और 32 प्लस 1 आपका 33 होता है। आगे देखिएगा 33 से आपका 100 है, 33 गुना 3 जो है वो आपका 99 होता है, 99 प्लस 1 आपका 100 होता है। आगे देखिएगा 100 से आपका 401 है, 100 गुना 4 आपका 400 होता है और 400 प्लस 1 आपका 401 होता है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा तो गुना 2 है, गुना 3 है, गुना 4 यानी कि अगला आपका गुना 5 हो जाएगा। उसके बाद प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। 401 गुना 5 जो है वो आपका 2005 होता है और 2005 प्लस 1 जो है वो आपके 2006 हो जाएंगे। 2006 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 2006 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कार्य दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। अक्षर श्रृंखला को देखेंगे तो पहले जो है वो आपका FDG दिया गया है। इसके आगे देखिएगा तो आपका IIL दिया गया है, IIL के आगे देखिएगा तो आपका LNQ दिया गया है और इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो F से आपका I है, यहाँ पर जो है वो आपका +3 है, D से आपका I है +5 है, G से आपका L है। अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो फिर से आपका जो है वो आपका +5 है। वही सेम अगर हम लोग आगे करते हैं, आगे देखते हैं
तो आई से आपका एल है यहाँ पर जो है वो आपका +3 बनेगा। आगे देखिए आई से आपका एन है यहाँ पर +5 बनता है। आगे आपका एल से क्यू कर दिया गया है, यहाँ पर जो है वो आपका फिर से +5 बनता है, यानी कि पहले अक्षर में +3 है, दूसरे में +5 है और तीसरे में भी आपका +5 है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, L +3 करेंगे तो L +3 जो है वो आपका O होता है। दूसरे वाले में +5 करना है, N +5 जो है वो आपका S होता है। आगे Q है, तीसरे वाले में भी +5 करना है, Q +5 जो है वो आपका V होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका OS भी दिया गया है, तो OS भी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है उस शब्द युग्म को चुनिए जिसमें शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित युग्म में शब्द एक दूसरे से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है एनालॉजी का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से भूटान का संबंध थिम्पू के साथ है उसी प्रकार से संबंधित कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो भूटान का राजधानी जो है वो थिम्पू है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा पाकिस्तान से आपका इस्लामाबाद दिया गया है। जिस प्रकार से भूटान का राजधानी थिम्पू है उसी प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान का जो राजधानी है वो आपका इस्लामाबाद है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 11 का संबंध 256 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 20 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और ये समझने की कोशिश कीजिएगा 11 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 265 बन जाए। 11 से 265 किस प्रकार से लिखा हुआ है उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 20 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो संख्या 11 है। अगर पहले हम लोग 11 का स्क्वायर करते हैं फिर हम लोग प्लस करेंगे, संख्या 1 है 11 है तो 11 + 1 करेंगे तो आपका 12 हो जाएगा। 12 का स्क्वायर कितना बनेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस करेंगे 12 का स्क्वायर 144 होता है। 121 + 144 जो है वो आपका 265 बनता है। 265 आपका यहाँ पर दिया गया है, वही से हम लोग आगे करेंगे। आगे संख्या 20 है तो पहले हम लोग 20 का स्क्वायर करेंगे फिर प्लस करेंगे। देखिए संख्या 11 था तो +1 करके फिर आगे स्क्वायर किए थे, उसी प्रकार से संख्या 20 है तो +1 करेंगे। 20 + 1 आपका 21 होता है, यानी कि प्लस करेंगे हम लोग 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर जो है वो आपका 400 होता है, प्लस करेंगे 21 का स्क्वायर आपका 400 जो है वो 41 होता है। 400 + 441 जो है वो आपके 841 हो जाएंगे। 841 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर दोस्तों आपका 841 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कार्य दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पर
कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और इस वाले प्रश्न को जरूर खुद से सॉल्व कीजिएगा। अभी आपको सभी एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर खुद से सॉल्व कीजिएगा तभी जाकर इस प्रकार के प्रश्न को आप लोग एग्जाम में आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को तो इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया हुआ है, 161 है, 117 है और क्वेश्चन मार्क है। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो ऐसे प्रश्न को पहले आप लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 15 और 4 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 161 बन जाए। 12 और 3 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 117 बन जाए। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। पहले आप लोग अपना दिमाग लगाकर इस वाले प्रश्न को जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए 15 और 4 दिया गया है। अगर दोस्तों सबसे पहले पहला संख्या 15 है तो हम लोग पहला संख्या का स्क्वायर करते हैं, फिर हम लोग माइनस करते हैं। दूसरा संख्या 4 है तो 4 का क्यूब करते हैं, कितना बनेगा। देखिए 15 का स्क्वायर जो है वो आपका 225 होता है, माइनस करेंगे 4 का क्यूब आपका 64 होता है। 225 माइनस 64 जो है वो आपके 161 हो जाएंगे। 161 आपका यहाँ पर दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, पहला संख्या 12 है तो पहला संख्या का स्क्वायर माइनस करेंगे दूसरा संख्या का क्यूब। दूसरा संख्या आपका 3 है तो 3 का हम लोग क्यूब करेंगे। 12 का स्क्वायर जो है वो आपका 144 होता है, माइनस करेंगे 3 का क्यूब जो है वो आपका 27 होता है। 144 माइनस 27 जो है वो आपका 117 बनता है। 117 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले प्रश्न को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे, पहले पहला संख्या का स्क्वायर करेंगे। पहला संख्या 16 है तो हम लोग 16 का स्क्वायर माइनस करेंगे दूसरा संख्या का क्यूब। दूसरा संख्या 5 है तो 5 का क्यूब करेंगे। देखिएगा 16 का स्क्वायर जो है वो आपका 256 होता है, माइनस करेंगे हम लोग 5 का क्यूब जो है वो आपका 125 होता है। ध्यान से देखिएगा 256 माइनस 125 जो है वो आपका 100 देखिएगा 131 बनेगा। 131 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर जो है वो आपका 131 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कहा है 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असामान्य शब्द का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो है वो 4 शब्द दिए गए हैं। ये चारों शब्द में सबसे अलग शब्द कौन सा दिया गया है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा तो दूरी है, ऑप्शन बी में लीटर है, ऑप्शन सी में मिनट है और ऑप्शन डी में जो है वो आपका किलोग्राम दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो लीटर, मिनट और किलोग्राम जो है ये आपका मात्रक होता है, जबकि दूरी जो है ये आपका एक राशि होता है, यानी कि सबसे अलग शब्द जो है वो आपका दूरी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कार्य दी गई आकृति में ए युक्त फलक के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों आप लोगों से पूछ रहे ए के विपरीत कौन सा अक्षर आएगा। पहले आप लोग इस वाले आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सी के विपरीत जो है वो आपका डी बनता है, ए के विपरीत आपका ई बनता है और जी के विपरीत आपका एफ बनेगा। आप लोगों से ए के विपरीत पूछ रहा है तो ए के विपरीत जो है वो आपका ई बनता है। ई आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहा है पी क्यू से लंबा है,
क्यू आर से छोटा है, एस पी से लंबा है परंतु आर से छोटा है, सबसे छोटा कौन है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग इस वाले प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है पी क्यू से लंबा है, पी जो है वो क्यू से लंबा है। दोस्तों लंबा को हम लोग ऊपर रखते हैं और छोटा को जो है वो नीचे रखते हैं। पी जो है वो क्यू से लंबा यानी कि क्यू से बड़ा कौन है, तो आपका पी है, तो क्यू से ऊपर हम लोग पी को रखेंगे। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है क्यू आर से छोटा है और इससे आगे प्रश्न को पढ़िएगा तो एस पी से लंबा है, एस जो है वो पी से भी लंबा है यानी कि पी से ऊपर आपका एस हो जाएगा, एस पी से लंबा है परंतु आर से छोटा है। और आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो Q जो है वो R से छोटा है यानी कि R जो है वो आपका सबसे ऊपर हो जाएगा, तभी तो S जो है वो P से लंबा रहेगा और R से छोटा रहेगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा आपका Q बनता है। Q आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों से ए पूछ देता कि सबसे लंबा कौन है, तो सबसे लंबा आपका आर हो जाता। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। राज्य, जिला और कॉलोनी का किस प्रकार से वेन आरेख बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा राज्य, जिला और कॉलोनी में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो राज्य के अंदर आपका जिला होता है और जिला के अंदर आपका कॉलोनी रहता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग राज्य के लिए एक गोला बना लेंगे। राज्य के अंदर जो है वो आपका जिला हो जाएगा और जिला के अंदर कॉलोनी हो जाएगा। इस प्रकार का वेन आरेख, वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिले तो पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को वेन आरेख पर सेट कर लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी कुर्सियाँ लकड़ी है, सभी कुर्सियाँ क्या है, लकड़ी है। इसका वेन आरेख, वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा, तो सभी कुर्सियाँ लकड़ियाँ दिया गया यानी कि लकड़ी के अंदर जो है वो आपके कुर्सी हो जाएंगे, यानी कि ये जो आरेख है आपका लकड़ी के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो लकड़ी भी लिख लीजिएगा ताकि प्रश्न को सॉल्व करने में जो है वो आपको थोड़ा सा भी दिक्कत ना हो। और लकड़ी के अंदर जो है वो आपके कुर्सियाँ हो जाएगा यानी कि ये जो आरेख है आपका कुर्सियाँ के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियाँ भी लिख लीजिएगा। अब आगे आप लोग कथन को पढ़िएगा। अगला कथन आपको क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। अगला कथन आपको कह रहा है कोई लकड़ी फर्नीचर नहीं है। कोई लकड़ी जो है वो आपका फर्नीचर नहीं है, यानी कि फर्नीचर जो है ये दोनों से अलग है, यानी कि ये जो आरेख है आपका फर्नीचर के लिए हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर जो है वो फर्नीचर भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन आरेख, वेन डायग्राम के आधार पर जो है वो निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी कुर्सियाँ फर्नीचर है। देखिए कुर्सियाँ के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और फर्नीचर के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई कुर्सी फर्नीचर नहीं बनता है। ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ फर्नीचर लकड़ी है। कुछ फर्नीचर क्या है, लकड़ी है। देखिए फर्नीचर के लिए आरेख यहाँ पर है, लकड़ी के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख भी आपका अलग अलग दिया गया है, यानी कि कोई फर्नीचर जो है वो लकड़ी नहीं बनता है। ये भी निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। दोनों निष्कर्ष आपके गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को गलत किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा
ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी कि दोनों निष्कर्ष को ऑप्शन नंबर ए में गलत किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कार्य ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का बेटा है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है ए बी का भाई है। ए कौन है? बी का भाई है। दोस्तों भाई जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि ए के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो बी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? भाई का है, तो आप लोग यहाँ पर भाई भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी बी का पति है। पति जो होता है एक ही पीढ़ी का होता है, यानी कि बी के सामने हम लोग सी को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पति का है, तो आप लोग यहाँ पर पति भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है सी ई का बेटा है। सी कौन है? तो ई का बेटा है। बेटा जो होता है एक पीढ़ी नीचे का होता है, यानी कि सी से ऊपर जो है वो आपका ई हो जाएगा। क्या रिश्ता है? बेटा का है, तो आप लोग यहाँ पर बेटा भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कह रहा है एस ई की पत्नी है। पत्नी जो होती है एक ही पीढ़ी के होती है, यानी कि ई के सामने हम लोग किसको रखेंगे? तो एस को रखेंगे। क्या रिश्ता है? पत्नी का है, तो आप लोग यहाँ पर पत्नी भी लिख लीजिएगा। आगे आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये दोनों का रिश्ता आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो बी का पति कौन है? बी का पति सी है, और सी जो है वो ई का बेटा है, यानी कि अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो ई का पत्नी कौन है? तो एस है, यानी कि एस का बेटा जो है वो आपका सी बनेगा। यानी कि आपके जो है वो पति के माँ आपका कौन लगेगा? तो आपके पति का जो माँ है वो आपका सास लगेगा। यानी कि यहाँ पर जो रिश्ता बनता है वो आपका सास का रिश्ता बनता है। देखिए सी का पिता जो है वो आपका ई है, और ई का पत्नी एस है, यानी कि एस का जो बेटा है वो आपका सी लगेगा, और सी का जो माँ है वो आपका एस लगेगा। यानी कि बी का जो आपका एस से रिश्ता है वो आपका सास का रिश्ता है। सास ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है किन दो संख्याओं को परस्पर बदलने पर समीकरण सही हो जाएगा। यहाँ पर एक समीकरण दिया गया है, ये समीकरण आपका गलत है। कौन से दो संख्या को हम लोग आपस में बदलेंगे ताकि इस समीकरण का मान जो है वो -3 आ जाए। अगर आप लोग समीकरण को ध्यान से देखिएगा तो पहले जो है वो आपका 9 - 2 गुना 4/6 दिया गया है। अगर दोस्तों हम लोग 6 के जगह पे 2 को रखते हैं और 2 के जगह पे 6 को रखकर इस वाले समीकरण को हल करके देखते हैं, तो देखिए पहले आपका 9 - 2 है, 2 के जगह पे 6 को रखना है, तो 6 करेंगे, गुना करेंगे 4, हम लोग भगा करेंगे 6 है, तो 6 के जगह पे 2 को रखेंगे, कितना हो जाएगा? देखिए 9 हम लोग माइनस करेंगे 6, गुना करेंगे 4/2 जो है वो आपका 2 हो जाएगा। आगे आप लोग देखिएगा 9 माइनस करेंगे 6 गुना 2 12 होता है, 9 - 12 जो है वो आपका -3 बनेगा। -3 आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले समीकरण को सही करने के लिए 6 तथा 2 को आपस में बदलना होगा। 6 और 2 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कार्य है उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास के तार्किक और सामर्थ्य क्रम को दर्शाता है।
कक्षा प्रवेश प्रमाण पत्र आवेदन और मूल्यांकन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। सबसे पहले आप लोग ये सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहला शब्द जो है वो आपका आवेदन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। आवेदन के बाद जो है वो आपका प्रवेश हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। प्रवेश के बाद आपका कक्षा हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कक्षा के बाद जो है वो आपका मूल्यांकन हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और मूल्यांकन के बाद जो है वो आपका प्रमाण पत्र हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4, 2, 1, 5, 3 दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिएगा 4, 2, 1, 5, 3 दिया गया है, यानी कि ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कार्य नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दर्पण को तो कुछ इस प्रकार से आपका दिया गया है। और दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो प्रश्न आकृति जो है वो आपका नीचे से उलटकर ऊपर चला जाता है और ऊपर वाले आकृति आपके उलटकर नीचे चले आते हैं। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो ये जो आकृति आपका इस प्रकार से दिया गया है, ए लाइन आपका इस प्रकार से है, तो आकृति उलटने के बाद ए लाइन आपके इस प्रकार से हो जाएंगे। ये जो गोला आपका यहाँ पर है ये आपके आकृति उलटने के बाद अब यहाँ पर हो जाएंगे। और ये जो लाइन आपके इस प्रकार से दिए गए हैं ये आपके आकृति उलटने के बाद जो है वो आपके अब इस प्रकार से दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कार्य है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये भी आपका एनालॉजी का प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा PRMV से आपका KMHQ किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा SQVM से आपका कौन सा अक्षर बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले आपका क्या दिया गया है, सबसे पहले जो है वो आपका PRMV दिया गया है और इससे क्या लिखा हुआ है, तो इससे जो है वो आपका KMHQ दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो P से आपका K है, अगर आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो -5 है। R से आपका M है, यहाँ पर जो है वो आपका -5 है। M से आपका H है, -5 है। V से आपका Q है, -5 है। यानी कि सभी अक्षर में -5 -5 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। आगे जो है वो आपका SQVM दिया गया है, इसके भी सभी अक्षर में हम लोग -5 करेंगे। तो S जो है ABCD के क्रम में 19वें नंबर पर होता है। 19 - 5 आपका 14 और 14वें पर N होता है। उसके बाद Q है, Q आपका 17वें पर होता है। 17 - 5 आपका 12, 12वें पर L होता है। उसके बाद V है, V 22वें पर होता है। 22 - 5 आपका 17 और 17वें पर Q होता है। उसके बाद M है, M 13वें पर होता है। 13 - 5 जो है वो आपका 8 और 8वें पर H होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका जो है ONLQH दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। तो NLQH ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के प्रश्न आपको हम सभी पार्ट में कराते थे, तो इस वाले प्रश्न को आप लोग ज़रूर खुद से सॉल्व कीजिएगा और आप लोग आंसर कमेंट कीजिएगा। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि आज के 16 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आप लोग इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे तक पहुंच सके। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।